हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप लोग। अभी आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम आज दिए विज्ञान विषय का। आज दिनांक 20 नवंबर 2024 को आप सभी 10वीं वर्ग का सेंटअप एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं। और इसका अब जो आप प्रश्नों का जो सही उत्तर दिए, वैकल्पिक प्रश्नों का, उसका सही उत्तर मिलान कर लीजिएगा। आप सभी एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेक्चरर आज़ाद सर पटना में आप सभी शामिल हैं। आप अपना इस चैनल को ओपन कर लिए हैं। आपके बीच आपके अपने चहेते आज़ाद सर आपको इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताएंगे, जिसे आप मिला लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आंसर को मिलाइए, व्यू भी कीजिएगा और कमेंट्स कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही प्रश्नों का उत्तर दिया ये बताइएगा। आपको टोटल 80 प्रश्न दिए गए हैं। 80 प्रश्न और 80 अंक के होंगे, जिसमें से आपको 50% यानी 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 40 अंक को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है कुल 80 प्रश्न में। और 80 प्रश्न में आप ये भी देखिएगा कि 80 में आप कितने बनाते हैं और जो OMR पर जो 40 रंगे हैं उसमें आपको कितने सही होते हैं। आपकी सही तैयारी इससे पता चलेगा। आपको जो बोर्ड परीक्षा में जो आप शामिल होइएगा उसमें भी ठीक वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए आपके सामने यह साइंस विषय का आज जो परीक्षा पड़ा 20 नवंबर को, इसका परीक्षा आप देख लीजिए। OMR पर क्या रंगे हैं और इसका सही विकल्प क्या लगाए हैं, टिक जो लगाए हैं उसे मिलाइएगा। आपके सामने प्रथम प्रश्न है, मिलाइएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार आंसर मिलाने के पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और व्यू भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कितने सही प्रश्न का उत्तर आप दिए। चलिए मिलाइए, रेडी। चलिए प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल जो रहेगा, उत्तल लेंस भी हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। तो सही प्रश्न पहला का सही उत्तर होगा ए। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस भी और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला का ए। दूसरा है वैसा ही प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो चूंकि फोकस दूरी जो होती है f बराबर कितना होता है r/2, तो 32 है और चूंकि ये क्या है उत्तल दर्पण है यानी प्लस में, तो प्लस में बटा 2 तो कितना हो जाएगा 16 + 16। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यदि वक्रता त्रिज्या होगा 32 सेंटीमीटर किसी उत्तल दर्पण का तो फोकस दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस में, चूँकि उत्तल है। अभी पहले ही बताए थे उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस उसकी फोकस दूरी प्लस में होगी। तो दूसरा का सही उत्तर डी। तीसरा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चौथा प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर। ऐसे तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक यदि कोई पूछे तो आप मीटर बोलिए, लेकिन इसका जो व्यवहारिक मात्रक है इसको एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर -10⁻⁻10 मीटर होता है। तो तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम एंगस्ट्रम से। ये सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 5वां प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। क्योंकि आवर्धन बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिए, आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो दोनों ही मीटर/मीटर यानी कट जाएगा, यानी कोई मात्रक नहीं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आवर्धन क्षमता यदि पूछता है तो डायोप्टर है ना, आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर, लेकिन यहाँ आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यानी 5वां का डी उत्तर होगा। 6ठा फिर से ऐसा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब का आवर्धन बराबर कितना होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी m बराबर -v/u, यानी द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 6 का सही उत्तर बी। अगला है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। दर्पण से दूरी जैसे जैसे अवतल दर्पण में हम बढ़ाते हैं प्रतिबिंब की दूरी घटते जाती है। दर्पण से दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, घटेगा, है ना। देखते हैं कि अनंत दूरी पर रहता है तो फोकस पर जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक लाते हैं प्रतिबिंब दूर बढ़ते जाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब की दूरी घटेगा, नहीं, वस्तु की दूरी बढ़ती है तो प्रतिबिंब की दूरी घटेगी, यानी 7वां का सही उत्तर सी। 8वां, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात f/r। तो चूंकि f को f रहने दीजिए, r बराबर 2f होता है तो f से f कट गया, यानी 1/2, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 1:2, यानी सही उत्तर होगा 8वां का सही उत्तर बी। 8वां का सही उत्तर क्या हो गया, बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का अनुपात तो 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या यदि कम कर दी जाए, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से उसकी कौन सा दृष्टि दोष होगा। वक्रता त्रिज्या जब कम जाता है तो जो अनंत से आने वाली वस्तुएं हैं वो क्या होता है, दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, जो रेटिना है उसके आगे ही बन जाता है ना। तो दूर से आने वाला वस्तु नहीं दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो 9वां का सही उत्तर सी। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जैसे ही कमेगा तो फोकस दूरी भी कम जाएगा। फोकस दूरी घटने से दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, जिसके कारण वस्तु नहीं दिखता है। अतः ऐसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। दूर वाला नहीं दिखेगा, निकट वाला दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष। 9th का सही उत्तर सी। कांच के अवतल लेंस, चूंकि अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, तथा वायु में इसकी शक्ति भी क्या होगा, ऋणात्मक, पावर क्या होगा, ऋणात्मक। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक तो शक्ति भी ऋणात्मक। 10वां का सही उत्तर बी। 10वां का सही उत्तर बी। एमीटर से किसे मापा जाता है, देखिएगा, आवेश कूलम, विभव वोल्ट, विद्युत शक्ति वाट, और विद्युत धारा को हम मापते हैं, ऐसा मात्रक है इसका है। अमीटर विभव या विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। और ऐसा मात्रक था, इसके पहले बताए थे। विभव मापने का यंत्र है विभवांतर, मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर, और मापते हैं इसको अमीटर से। सही उत्तर डी। 11वां के विद्युत धारा की माप हम करते हैं अमीटर से, और यंत्र है अमीटर, और ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, और जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत धारा मापते हैं अमीटर से, और उसको अमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगला है 12वां, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर, इसमें हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। जनरेटर तो विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें जनरेटर और मोटर दिया हुआ तो इसमें मोटर होगा, जनरेटर नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं है। यानी उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह उपकरण है विद्युत मोटर, यानी 12 का सही उत्तर ए। अगला है, यदि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनकी प्रतिरोधकता R1 एंड R2 है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में होगा R1 प्लस R2। और यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता। नहीं, यदि दो प्रतिरोधों को जिसका प्रतिरोधकता R1 और R2 है ना, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R1 प्लस R2। और यदि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये होगा समानांतर क्रम में। तो सही उत्तर 13वां का सही उत्तर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 प्लस R2, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अनवीकरणीय, सूर्य से जो प्राप्त होता है, जल से जो प्राप्त होता है, और पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, ये नवीकरणीय है। जबकि कोयला या खनिज से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो अनवीकरणीय है,
ये क्षय हो जाती है, जो कोयला या खनिज है ऊर्जा प्राप्ति के बाद, इसलिए अनवीकरणीय स्रोत है। तो सही उत्तर 14वां का सही उत्तर बी। 15वां किलोवाट घंटा, ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की माप हम किलोवाट घंटा में करते हैं। आपके घरों में जो विद्युत खपत होती है इसकी माप किलोवाट घंटा में ही करते हैं। और विद्युत धारा, यहाँ देखिए विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट, और विद्युत ऊर्जा का है kWh किलोवाट घंटा, और विद्युत शक्ति का वाट। और बड़ा होगा तो किलोवाट, बड़ा होगा तो किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है HP भी होता है 746 वाट, लेकिन विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक किलोवाट घंटा। तो सही उत्तर 15 का सही उत्तर बी। 16 कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन वर्ण विक्षेपण? प्रिज्म से होकर जब कोई प्रकाश की किरण गुजरता है, श्वेत प्रकाश की किरण है, तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। सही उत्तर डी। कौन होगा? सॉरी, डी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नरौरा। अगला प्रश्न है कि नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये है नरौरा। ये 17वां प्रश्न का सही उत्तर उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1991 1 जनवरी 1991 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। लगभग इससे 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इससे 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, और ये उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में एक शक्ति केंद्र है। ठीक है, तो 17 का सही उत्तर ए। 18वां प्रश्न देखिए आपके सामने है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने के लिए किसका काम होता है? गतिमान पवन से कुंडली घूमता है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। तो सही उत्तर 18 का होगा बी। 19वां वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण निर्वात से जब होगा तो इससे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी रंग एक ही गति से जाएंगे। सभी रंगों का चूँकि निर्वात है, इसलिए सबका वेलोसिटी एक हो जाएगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो 19वां का सही उत्तर होगा ए। अगला है प्रश्न कि 100 वाट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20वां न्यूमेरिकल प्रश्न जैसा है। पावर कितना है? 100 वाट। एंड कितना है? वोल्ट 200 वोल्ट। और पूछ रहा है कि तो विद्युत धारा कितना होगा? I बराबर कितना होता है? तो फॉर्मूला है I बराबर P/V। I बराबर कितना होता है? P/V। तो P ऊपर हो जाएगा 100 वाट, और नीचे V कितना है? 200। तो 200 उतना एक कट जाएगा, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 100 वाट और 220 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से जोड़ने पर 100 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से जोड़ने पर कितना होगा? विद्युत धारा कितना होगा? देखिएगा, एक दिन ध्यान दीजिएगा। अनुमत 100 वोल्ट आपूर्ति कितना है? 100 वोल्ट ही है, तो यहाँ फिर 100 वोल्ट ही आपूर्ति है, तो फिर 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/100, यानी कितना होगा? 100/100, तो कितना होगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। सही उत्तर बी। 21वां एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर, प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोचने वाली है, समझिए इसको। एक वस्तु का नेत्र से दूरी बढ़ेगा तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसके साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा होगा, चूँकि ये नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है सिलरी मांसपेशिया के द्वारा वो जकड़ा होता है, और सिलरी मांसपेशिया समंजन क्षमता के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाएगा, और वस्तु कहीं भी हो उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी उसके साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिलरी मांसपेशिया के द्वारा ये समंजन क्षमता, इस क्रिया को कहते हैं समंजन क्षमता के द्वारा वो वहीं पर बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा, और उतना ही बड़ा बनेगा। तो 21वां का सही उत्तर बी। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 29 अगस्त 1831 ईस्वी को किया था। ठीक है, कब? 29 अगस्त 1831 ईस्वी को। ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था
यानी 22वां का सही उत्तर ए। 23वां प्रश्न देखिएगा कि कौन सा कथन सही है, जूल, कूलम्ब और वोल्ट में क्या संबंध है। आप जानते होंगे विद्युत धारा में पढ़े हैं W बराबर वी क्यू, ये फॉर्मूला है। तो W यानी W का ऐसा मात्रक होगा जूल, वोल्ट एंड क्यू से कूलम्ब। तो वोल्ट कूलम्ब यानी वोल्ट गुना कूलम्ब। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 कूलम्ब प्रति 1 कूलम्ब वोल्ट, यानी सही उत्तर 23वां का सही उत्तर होगा डी। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर डी। अगला है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, बहुत ही हल्का प्रश्न है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम। देखिएगा कूलम्ब है आवेश का, एम्पियर है विद्युत धारा का, वोल्ट है विभव और विभवांतर का, और विद्युत शक्ति का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम। ओम है। आर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम। तो सही उत्तर सी। वोल्ट बराबर कितना होगा, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। चूँकि W बराबर कितना होता है, वी क्यू, तो V बराबर W बाई क्यू, तो W का जूल एंड Q का कूलम्ब। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 जूल प्रति कूलम्ब, यानी 25वां का सही उत्तर ए। 25वां का सही उत्तर ए। बेंजीन होता है C6H6। यहाँ देखिएगा ये जो है CH4 मीथेन है, C2H6 इथेन है, और C2H4 क्या है, एथीन, और ये बेंजीन C6H6 क्या है, यही बेंजीन है। बेंजीन का सही सूत्र क्या होगा, C6H6, ये है C6H6 क्या है, बेंजीन है। तो सही उत्तर सी कौन होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे और कौन कौन मिले होते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। निकेल और क्रोमियम ये लगभग लोहा, स्टेनलेस स्टील में लगभग 18% ये निकेल और क्रोमियम मिला होता है। तो 27वां का सही उत्तर होगा बी। चलिए 27 क्वेश्चन मिला लिए अभी तक फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले, समय से आपको मिल जाए और मिला लीजिए। चलिए सोडियम के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप केमिस्ट्री से प्रश्न है कि सोडियम Na जिसकी परमाणु भार होता है 23 और परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में यानी 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो सही उत्तर ए। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच H2 जो होता है इसमें H एंड H जो है एक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध पाया जाता है। सही उत्तर 29 के ए। 30वां ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होगा 6, यानी 30वां का सही उत्तर बी। 31वां तांबा के परमाणु, Cu, तांबा के संकेत क्या होता है Cu, इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार होता है 63.5 एंड परमाणु संख्या होता है 29। तांबा की परमाणु संख्या कितना होता है 29, यानी सही उत्तर सी। इथेन के एक अणु में, इथेन देखिएगा C2H6, इथेन का क्या होता है C2H6। इसका संरचना सूत्र देखिए कैसे बनाएंगे, ये और सब एकल बंधन द्वारा बंधे होते हैं, है ना। कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु एकल बंधन द्वारा बंधे होते हैं। तो एकल बंधनों की संख्या कितना है देखिएगा, गिने 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाला 7, कुल कितने हैं 7। कितने अणु सहसंयोजन बंधन द्वारा बंधे हैं, इथेन में के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है 7। तो सही उत्तर ए। अगला है कि अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं। H2SO4 एंड HNO3, H2SO4 अनुपात HNO3 का अनुपात होता है 3:1। इसमें कितना अनुपात में होते हैं, अम्लराज के ताज़ा विलयन में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अणुओं का अनुपात होता है 3:1, यानी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 का सही उत्तर डी।
34 आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसको कहते हैं वर्ग। 34वां प्रश्न देखिएगा, ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वर्ग, वर्ग ऊर्ध्वाधर, वर्ग ऊर्ध्वाधर, और आवर्त को कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है उसकी संख्या कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग हैं 18 और आवर्त हैं 7। तो प्रश्न 34वां का सही उत्तर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या हम कहते हैं, खाने वाला पाउडर, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सही उत्तर सी 35 का। ह्रासित भूमिगत जल, यानी जल के अंदर जो भूमिगत जल है, पृथ्वी के नीचे भूमिगत जल के ह्रास को पुनः पूरित करने के लिए वर्षा जल सबसे उपयुक्त होता है। वर्षा जल से भूमिगत जल का पुनः पूर्ति होता है, यानी सही उत्तर 36 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है, 36 तक बन गया। अब 37वां देखिएगा, निम्नलिखित से संकेतों में से कौन धातु है। धातु जिसके अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ देखिए परमाणु संख्या, नीचे वाला जो है ऊपर वाला को कहते हैं परमाणु भार, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो 9, तो 9 जब है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 7, 7 हो गया तो अधातु हो गया। यहाँ देखिए 6 है, सी जो है परमाणु, इसके परमाणु संख्या 6, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 4, ये भी अधातु हो जाएगा। चलिए इसको देखिए ऑप्शन नंबर बी में, बी 12 है, इसके परमाणु संख्या कितना है 12, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में जो होगा बातम कक्षा में 2 है, अतः ये धातु हो जाएगा। ये डी जो है पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6, तो ये भी धातु हो जाएगा। यानी सही उत्तर कौन धातु होगा, यानी बी। इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए धातु होगा। 37 के सही उत्तर बी। 38 किस में न्यूट्रॉन शून्य होते हैं। मात्र एक, जो जितने भी तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन रहित तत्व है हाइड्रोजन, यानी सही उत्तर सी। वैसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण इसका अणुसूत्र समान रहेगा तो भौतिक गुण तो समान होगा और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहेंगे। क्या कहेंगे, समावयवी, यानी 39वां का सही उत्तर ए। जिसके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसको समावयवी कहते हैं, और इस घटना को समावयवता। सबसे अधिक अम्लीय, देखिएगा अम्लीय देखोगे, ये पीएच मान पीएच स्केल होता है, यहाँ 7 जा दीजिए, उदासीन है तो 7, उदासीन है तो 7, 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय, और जितना ही कमेगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगा, 7 से जितना ही अधिक बढ़ेगा उसकी क्षारीयता बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पीएच मान 1, 8, 8 है तो क्षारीय हो गया, 5 है तो भी अम्लीय है, 10 है तो भी अम्लीय, लेकिन ये 5 वाला और 1 वाला अम्लीय होगा, लेकिन अधिक कौन है तो 5 की अपेक्षा जिसका 1 है वो अम्लीय होगा। तो 40 का सही उत्तर ए। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, धातु का ऑक्साइड यदि पूछे, धातु का ऑक्साइड तो क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड यदि पूछेगा तो अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय। 41 का सही उत्तर ए। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। फिर से मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समूह की संख्या, ग्रुप, तो आवर्त रहेगा तो 7, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी थी तो 9। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने समूह थे, 9। आधुनिक क्वेश्चन है, आवर्त उसमें 7 होगा और वर्ग होगा 9। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में, यानी किस ग्रुप में आएंगे। कुल आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं, जिसमें ऑक्सीजन 16वां ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन 16वां ग्रुप। 43वां का सही उत्तर डी। वे तत्व जिनके बाहरी शेल में पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो अक्रिय गैस कहलाते हैं या उत्कृष्ट गैस, है ना। जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और ऐसे तत्वों को हम उत्कृष्ट गैस कहेंगे, ठीक है। हीलियम, आर्गन, ये सब नियॉन, ये सब है। तो 44वां का सही उत्तर बी। अगला है कांसा किनका मिश्र धातु है, तांबा और टीन। कांसा बनता है तांबा प्लस टीन। इसी तरह पीतल यदि बनेगा, पीतल, पिताजी, तांबा प्लस जस्ता के मिलने से बनता है CuNZn मिलेगा तो पीतल, और CuNSn मिलेगा तो टीन। तो तांबा CuNSn, तांबा, Cu से हो गया तांबा, Sn से हो गया टीन, इनका मिश्रण है, मिश्र धातु है।
कांसा। तो 45वां का सही उत्तर होगा डी। 46वां, आधुनिक आवर्तसारणी की क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त क्षैतिज, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त, और उदग्र कतार को कहेंगे हम वर्ग। तो क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त। तो 46वां का सही उत्तर ए, सही उत्तर होगा 46वां का सही उत्तर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन N जिसके कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्षा में। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14, 7, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बनाता है। N के द्विपरमाणुविक है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की साझा कर करके ये नाइट्रोजन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 47वां का सही उत्तर सी। 48वां, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। विद्युत का संचालन उसी में से होगा जो जल में आयनीकृत हो जाएगा। तो सही उत्तर सी। जिंकाइट जस्ता धातु का मिश्रण होता है। जिंकाइट जिसका सूत्र होता है ZnO, रासायनिक सूत्र। ये जस्ते का ऑक्साइड, ये कैसा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है जिंकाइट जस्ता का, यानी सही उत्तर 49 का बी। 50, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका जलीय विलयन क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, अम्लीय, यानी 50वां का सही उत्तर ए। 51, कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं। जो धातुएं होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे। तो कैल्शियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। यहाँ F जो है अधातु है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेंगे, यानी 51वां का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 51 का बी। 52, चलिए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया था। सोना में चांदी या तांबा, तांबा या चांदी की मिलावट किया था और मिश्र धातु बनाते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ चांदी तो है नहीं, तो Cu। तो 52 का सही उत्तर Cu, तांबा। सोना में तांबा मिला करके मिश्र धातु बनाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का कड़वा। कौन अम्लीय ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम, तांबा और कैल्शियम के ये सब धातु है तो इसके ऑक्साइड क्षारीय होंगे। यहाँ सल्फर के ऑक्साइड चूँकि अधातु हैं सल्फर, तो इसके ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे। तो 54 का सही उत्तर होगा डी। निम्न से कौन एक परमाणुविक है। देखिएगा, हाइड्रोजन भी एक परमाणुविक है, क्लोरीन भी एक परमाणुविक है। आर्गन चूँकि अक्रिय है ये एक परमाणुविक होता है। 55 का सही उत्तर बी। पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं समजात अंग हैं। पक्षी और चमगादड़ दोनों का पंख एक ही प्रकार के अंग हैं, समजात अंग हैं। तो सही उत्तर 56 के बी। अगला प्रश्न अब आपके सामने मिलाइएगा बढ़िया से। जठर ग्रंथि, बायोलॉजी से प्रश्न है अब आपके सामने। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है जिससे जठर रस का स्रावन होता है, जिसमें HCl पाया जाता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावन होता है, इसमें HCl पाया जाता है। ये अमाशय में पाया जाता है। तो सही उत्तर 57 का सही उत्तर ए। अंडोत्सर्ग का कारण, बहुत ही एक क्वेश्चन ऐसा है, अंडोत्सर्ग ये LH एंड FSH दोनों जो है भूमिका निभाता है अंडोत्सर्ग में। इसका सही उत्तर ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। सही खाद्य श्रृंखला क्या है। 59 का सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या होगा। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, मछली को घास खाता है, गलत हो गया। घास को बकरी खाती है और बकरी को बाघ खाता है, तो यही सही उत्तर होगा। घास को बकरी खा गई और फिर बकरी को बाघ खा जाएगा, यही खाद्य श्रृंखला है। तो 59 का सही उत्तर बी। बीज विकसित होता है बीजांड में, बीज का विकास बीजांड में होता है। 60 का सही उत्तर डी। किस पौधे में रंध्र नहीं होते हैं।
जलीय पौधा है, आम में होते ही हैं, नागफनी में भी होते हैं, कनेर में भी होते हैं। हाइड्रिला में नहीं होते हैं, हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, इसमें रंध्र नहीं होते हैं। 61 का सही उत्तर बी। चलिए आपके सामने यह प्रश्न, क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या होता है? हरा रंग का। क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हरा रंग का होता है, तो सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है कि एक समान स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिएगा, स्त्री में होते हैं एक्स और एक्स स्त्री में, और पुरुष में होते हैं एक्स और वाई। अब जो लिंग निर्धारण होगा इसमें पुरुषों की महत्वपूर्ण होगा, तो क्योंकि उसी में एक्स वाई होता है, स्त्री में तो एक्स ही होता है। तो स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक्स, यानी सही उत्तर सी। आयोडीन का घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग नीला काला रंग का हो जाता है, सही उत्तर 64 का बी। 65, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली जगह होता है सिनाप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स जो होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जोड़ होता है, जहाँ पर खाली जगह होता है, कोशिका के बीच का खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं, यानी बी। इसके बाद है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तालाब भी है, प्राकृतिक है, जंगल भी प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, और जल जीवनशाला जो एक्वारियम होता है, ये हमारे द्वारा बनाया जाता है, मनुष्यों के द्वारा, ये कृत्रिम है, यानी सही उत्तर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 67, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे से जो गोंद लैटेक्स वगैरह निकलता है उत्सर्जी पदार्थ है, तो 67 का सही उत्तर सी। 68, अमीबा का पोषण विधि। अमीबा में हम लोग की तरह अमीबा जो है भोजन को कूटपाद के सहायता से घोर लेता है। अमीबा जहाँ रहता है ना, वहाँ कूटपाद जाएगा, इसको चारों बगल से घेर लेगा, यानी प्राणी संपोषण, ये भोजन को निगल करके खाता है। तो अमीबा में पोषण कौन सी विधि होगा? प्राणी संपोषण, यानी हेलोजोइक, यानी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68 इज डी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। वायुमंडल में ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, 21% होता है ये, और 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, सही उत्तर डी। ये जो रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 और O2, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, सही उत्तर होगा 70 के बी। 71, लसिका क्या है? लसिका चूँकि एक रंगहीन होता है, यहाँ हल्का पीला है, ये नहीं होगा। लसिका एक उत्तक द्रव है। लसिका क्या है? एक टिश्यू, फ्लड टिश्यू है, इसका रंग नहीं होता है, तो 71 का ए हो जाएगा। परागन कहाँ पाया जाता है? परागन पौधे के पुष्प के नर जननांग जो होते हैं उसके परागकोश पर परागकण पाया जाता है, और परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। तो परागन कहाँ पाया जाता है? परागकोश में। छोटी आंत का कौन सा भाग है? सिकम नहीं है, सिकम तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जगह पे एक जो अंगुलीनुमा रचना होती है उसको सिकम कहते हैं। कोलन ये मलद्वार में होता है, मलद्वार है। ये ग्रहणी, छोटी आंत का 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग है। तो छोटी आंत का भाग इसमें से कौन सा है? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग है। छोटी आंत का भाग कौन हो जाएगा? ग्रहणी, सही उत्तर डी। शुक्राणु कोशिका क्या होता है? शुक्राणु और अनादु दोनों जो है अगुणित होता है, और जब इनको निषेचन की क्रिया होगी तब ये द्विगुणित हो जाएंगे। तो शुक्राणु कोशिका है अगुणित, यानी सही उत्तर सी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बहुत ही हल्का, 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 जो होते हैं अस्थायी, 20 अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत जो 8 वर्ष की अवस्था में टूट जाता है, और 32 दांत कुल होते हैं, 75 का सही उत्तर सी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन और एबेसिक दोनों उल्टा है। साइटोकाइनिन पेड़ पौधे के सदा हरा बनाए रखता है, वृद्धि करवाता है, और एबेसिक एसिड जो है उसको पत्ती को गलाता है या मुरझाता है, ये सब काम करने में मदद करता है। तो साइटोकाइनिन इनमें सभी क्रियाओं को मदद करता है, तो सही उत्तर 76 का डी। 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब अंतिम पायदान पर हम पहुंच रहे हैं, अंतिम पेज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 77, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? देखिएगा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन
जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया, जिसके बाद वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर 77 का ए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त माइक्रोस्कोप से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है 10x पर। यह सही उत्तर बी। 78 का सही उत्तर होगा बी। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में जो श्वास रंध्र जो होते हैं 10 जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े। सही उत्तर बी। लास्ट प्रश्न आज का, जो साइंस विषय का अंतिम 80वां प्रश्न है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख और अंतिम स्रोत है सूर्य। सूर्य सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत भी है और अंतिम स्रोत भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आप 80 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिए। एक बार फिर से आप सभी अभी उपस्थित हैं लेक्चरर आजाद सर पटना यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर करा रहे हैं इसके आजाद सर। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे अब इसके सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस, उसके बाद मैथ इत्यादि विषयों का भी उत्तर आपको मिलेगा। मिला करके आप देखिए कितने सही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड बाय।